हेलो दोस्तों, दी लर्निंग चैप्टर में आपका स्वागत है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, फिर भी मन के अंदर शांति नहीं है? काम है, लोग हैं, घर है, सपने हैं, फिर भी दिमाग किसी ना किसी चीज़ में उलझा रहता है। कभी कोई पुरानी बात याद आती है और तुम सोचते रहते हो, काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। और कभी भविष्य की इतनी चिंता होने लगती है कि जो प्रॉब्लम अभी आई भी नहीं है, उसका स्ट्रेस आज ही महसूस होने लगता है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा पास्ट अब मौजूद ही नहीं है और फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, तो फिर तुम्हारा माइंड आखिर जी कहाँ रहा है? यही एक सवाल एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ को इतना पावरफुल बनाता है। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में उतनी नहीं है जितनी तुम्हारे माइंड में है। तुम एक थॉट आते ही उसे सच मान लेते हो। लेकिन क्या हो अगर ये सब तुम नहीं हो? क्या हो अगर ये सिर्फ तुम्हारे माइंड की आवाज़ है और तुम्हारे अंदर एक ऐसी अवेयरनेस भी मौजूद है जो इस आवाज़ को देख सकती है? यहीं से द पावर ऑफ नाउ की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग शुरू होती है। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, और जिस दिन तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हें एक ऐसी जगह का एहसास होना शुरू होता है जहाँ ना पास्ट का रिग्रेट है, ना फ्यूचर की एंग्जाइटी, सिर्फ अभी है। आज हम समझेंगे कि आखिर द नाउ की पावर क्या है, हमारा माइंड हमें प्रेजेंट मोमेंट से क्यों दूर रखता है, ईगो और पेन बॉडी कैसे काम करते, और क्या सच में प्रेजेंट में जीना हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्योंकि शायद तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम्हें सिर्फ उस एक पल में वापस आना है जिसमें तुम सच में जी रहे। 29 साल की उम्र में एखार्ट टोले अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे थे। वो सालों से डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहे थे, और उनके लिए ज़िंदगी इतनी भारी हो चुकी थी कि एक रात उन्हें लगा अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक थॉट बार बार घूम रहा था, मैं अपने आप के साथ अब और नहीं रह सकता। लेकिन फिर अचानक उनके दिमाग में एक सवाल आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं अपने आप के साथ नहीं रह सकता तो ये मैं कौन है, और वो आप कौन है जिसके साथ मैं नहीं रह सकता? एक पल के लिए उन्होंने अपने थॉट्स को सिर्फ एक थॉट की तरह देखा, और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में समझाना उनके लिए आसान नहीं था। जैसे उनके अंदर का लगातार चलता हुआ शोर अचानक शांत हो गया हो। जो इंसान उस रात सोने गया था, सुबह उठने वाला इंसान वैसा नहीं था। अगले कई सालों तक एखार्ट टोले ने उस अनुभव को समझने की कोशिश की, और आखिरकार उसी अनुभव और उसकी गहरी समझ से एक किताब निकली, द पावर ऑफ नाउ। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा सवाल शायद स्पिरिचुअलिटी या एनलाइटनमेंट के बारे में नहीं है। सवाल इससे भी ज़्यादा पर्सनल है। क्या आप सच में अपने थॉट्स हैं? जब आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, मैं फेलियर हूँ, मेरा फ्यूचर खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो ये थॉट कौन देख रहा है? अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो शायद आप वो थॉट्स हैं ही नहीं। और यहीं से एखार्ट टोले की पूरी फिलॉसफी शुरू होती है। उनके अनुसार हमारा बहुत सारा दुख इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता। हमारा माइंड बार बार पास्ट में जाकर रिग्रेट पैदा करता है और फ्यूचर में जाकर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन जब आप पहली बार पूरी तरह नाव में आते हैं तो एक अजीब सी चीज़ होती है। आपको एहसास होने लगता है कि जिस शांति को आप इतने सालों से बाहर खोज रहे थे, वो शायद हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। आज हम द पावर ऑफ नाउ के इसी पावरफुल आइडिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। माइंड, ईगो, पेन बॉडी, प्रेजेंट मोमेंट, और उस अवेयरनेस को जो आपके हर थॉट को ऑब्जर्व कर सकती है। क्योंकि हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी बदलने से पहले ये समझने की ज़रूरत हो कि आपकी ज़िंदगी को लगातार चला कौन रहा है, आप या आपका माइंड। पहला चैप्टर इस पूरी किताब का सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल आइडिया सामने रखता है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस है जो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकती है। एखार्ट टोले के अनुसार हमारे मेंटल सफरिंग की एक बड़ी वजह है माइंड के साथ हमारा ओवर आइडेंटिफिकेशन। यानी हम अपने थॉट्स को सिर्फ थॉट्स की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। अगर माइंड कहता है मैं फेलियर हूँ, तो हम उसे सच मान लेते हैं। अगर कोई थॉट कहता है
मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो हम उस थॉट को अपनी रियलिटी समझने लगते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं, उन्हें नोटिस कर सकते हैं, तो फिर आप वो थॉट्स कैसे हो सकते हैं? जिस तरह आप अपने शरीर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी तरह आप अपने माइंड में चल रही चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यही डिस्टिंक्शन समझना इस चैप्टर की सबसे बड़ी शुरुआत है। थॉट एक चीज़ है और उसे देखने वाली अवेयरनेस दूसरी। इसे समझने के लिए टोले इंडियन सेज रमाना महर्षि की टीचिंग्स की ओर इशारा करते हैं। रामना महर्षि अपने स्टूडेंट्स को एक बेहद सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछने की सलाह देते थे। मैं कौन हूँ? पहली नज़र में यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब आप इसे जेन्युइनली और गहराई से पूछना शुरू करते हैं, तो आपकी बनाई हुई आइडेंटिटीज एक एक करके सामने आने लगती हैं। आप कहेंगे, मैं अश्वानी हूँ, लेकिन अश्वानी आपका नाम है। फिर आप कहेंगे, मैं ये शरीर हूँ, लेकिन आपका शरीर समय के साथ लगातार बदल रहा है। फिर आप कहेंगे, मैं अपने थॉट्स हूँ, लेकिन थॉट्स तो हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होते हैं, कभी परेशान, कभी कॉन्फिडेंट और कभी डाउटफुल। अगर थॉट्स लगातार बदल रहे हैं, तो फिर वो स्थायी आप कैसे हो सकते हैं? रामना महर्षि की टीचिंग इसी इंक्वायरी को और गहरा करती है। जब आप लगातार पूछते हैं, मैं कौन हूँ, तो धीरे धीरे उन सभी आइडेंटिटीज को देखने का मौका मिलता है जिन्हें आपने अब तक अपना मैं समझ रखा था। नाम, शरीर, इमोशंस, मेमोरीज और थॉट्स, इन सबको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और जो इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है, टोले की टीचिंग में वही अवेयरनेस आपके वास्तविक अस्तित्व की ओर इशारा करती है। यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। आपको अपने थॉट्स को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर नेगेटिव थॉट से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पहचानना है कि यह एक थॉट है और मैं इसे देख सकता हूँ। जिस मोमेंट आप थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट आप उससे थोड़े अलग हो जाते हैं। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे किस पोजीशन से देख रहे हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। कोयम्बटूर में रहने वाला एक यंग प्रोफेशनल था, विघ्नेश। बाहर से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके दिमाग में लगातार नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, मुझसे गलती हो जाएगी, अगर मैं फेल हो गया तो। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि ये थॉट्स आते थे। असली प्रॉब्लम ये थी कि विघ्नेश उन्हें सच मान लेता था। जब भी उसके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे चैलेंज करने के बजाय उसके साथ बहने लगता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद सच में उसमें कुछ कमी है। यानी एक थॉट सिर्फ थॉट नहीं रहा था, बल्कि उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया था। फिर एक मेडिटेशन टीचर ने उसे एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज सिखाई। उन्होंने कहा, अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तो ये मत कहना मैं ये सोच रहा हूँ। इसके बजाय कहना, एक थॉट मेरे दिमाग में आया है। सुनने में ये बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा था। पहले विघ्नेश कहता था, मैं फेलियर हूं। अब वो खुद से कहने लगा, मेरे माइंड में फेलियर होने का एक थॉट आया है। पहले उसे लगता था कि थॉट ही उसकी रियलिटी है। अब वो उस थॉट को थोड़ी दूरी से देखने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हर थॉट को बिलीव करना ज़रूरी नहीं है। कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन वो खुद उन थॉट्स से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो उन्हें देख सकता है। यही छोटा सा शिफ्ट उसे अपने माइंड के साथ एक हेल्थियर रिलेशनशिप बनाने में मदद करने लगा। और शायद यही इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है। आपके दिमाग में कोई थॉट आ सकता है, लेकिन हर थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना लेना ज़रूरी नहीं है। दूसरा चैप्टर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाता है जो हमारी इमोशनल लाइफ को समझने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, पेन बॉडी। टोले के अनुसार पेन बॉडी पुराने और अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन का एक तरह का जमा हुआ इमोशनल पैटर्न है। ये पेन सिर्फ हमारी मेमोरीज में मौजूद नहीं रहता, बल्कि कई बार हमारे प्रेजेंट रिएक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करने लगता है। यही वजह है कि कभी कभी कोई छोटी सी बात हमें ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट, एंग्री या परेशान कर देती है, जैसे सामने वाली घटना ने हमारे अंदर किसी पुराने दर्द को छू दिया हो। इसे समझने के लिए विक्टर फ्रैंकल की कहानी पर गौर कीजिए।
फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद किया गया था। उन्होंने वहां बेहद अमानवीय परिस्थितियों और भयानक सफरिंग का सामना किया और अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। ऐसी सिचुएशन में किसी इंसान के लिए टूट जाना बिल्कुल स्वाभाविक था, लेकिन फ्रैंकल ने एक ऐसी बात को पहचाना जो उनके अनुसार इंसान से उसकी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पूरी तरह नहीं छीनी जा सकती, अपने रिस्पॉन्स को चुनने की फ्रीडम। उन्होंने अपनी किताब मैनर्स सर्च फॉर मीनिंग में इसी आइडिया को बेहद पावरफुल तरीके से एक्सप्रेस किया कि परिस्थितियां इंसान से बहुत कुछ छीन सकती हैं, लेकिन किसी परिस्थिति के सामने अपना एटीट्यूड चुनने की आखिरी फ्रीडम इंसान के पास रह सकती है। अब सवाल ये है कि इसका पेन बॉडी से क्या कनेक्शन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अतीत में बार बार रिजेक्शन मिला। हर बार उसे ये महसूस कराया गया कि वो इनफ नहीं है। समय के साथ वो इमोशनल पेन अंदर जमा होता गया। फिर कई साल बाद कोई व्यक्ति उसे एक छोटी सी बात कह देता है और उसका रिएक्शन ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। शायद उस मोमेंट का पेन सिर्फ उस एक सेंटेंस से नहीं आया, उस सेंटेंस ने अंदर जमा किसी पुराने इमोशनल पेन को एक्टिवेट कर दिया। यही वो जगह है जहाँ टोले का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर हम अपने पुराने इमोशनल पेन के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम अननोइंगली उसी पेन से रिएक्ट करने लगते हैं। हमें लगता है कि मैं एंग्री हूँ, मैं हर्ट हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन टोले हमें एक अलग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। शायद आपके अंदर कोई पुराना इमोशनल पैटर्न एक्टिवेट हुआ है और अब ज़रूरत उस पेन को ब्लाइंडली फॉलो करने की नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्व करने की है। क्योंकि जिस मोमेंट आप अपने इमोशनल रिएक्शन को पहचानना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट आप उसके साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई होना बंद कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे अंदर एंगर उठ रहा है, बजाय इसके कि मैं ही एंगर हूँ। और यही अवेयरनेस फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे पहले चैप्टर में हमने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखा था, वैसे ही अब हम अपने इमोशनल पेन को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। पेन को दबाना नहीं, उससे भागना नहीं और उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेना भी नहीं, बल्कि उसे पूरी अवेयरनेस के साथ देखना। यहीं से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या हम अपने पुराने दर्द को बार बार जीते रहते हैं, या हम उसे देखना सीखकर उससे अलग होना शुरू कर सकते हैं। अब इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। औरंगाबाद में रहने वाली एक महिला थी, सुनंदा जी। बचपन में उनके साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन उस घटना के कई साल बाद भी उसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आज भी कभी कभी छोटी सी बात पर उनका रिएक्शन अचानक बहुत इंटेंस हो जाता। किसी मामूली बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता, कभी अचानक डर महसूस होने लगता, और कई बार उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि उनका रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। एक थेरेपिस्ट ने उन्हें समझाया कि कई बार प्रेजेंट मोमेंट की छोटी सी घटना हमारे अंदर मौजूद पुराने इमोशनल पेन को एक्टिवेट कर सकती है। टोले की लैंग्वेज में इसे पेन बॉडी के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। पुराने और अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन का ऐसा पैटर्न जो कुछ सिचुएशंस में फिर से एक्टिव हो जाता है। थेरेपिस्ट ने उन्हें एक सिंपल प्रैक्टिस बताई। जब भी ऐसा कोई इंटेंस इमोशन उठे तो तुरंत उसमें रिएक्ट करने या उसे दबाने के बजाय कुछ पल रुक कर उसे ऑब्जर्व करें और खुद से कहें, मैं इस समय अपने पुराने इमोशनल पेन को महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें अपने इमोशंस को इग्नोर करना है या अपने दर्द को ज़बरदस्ती ख़त्म करना है। बस उन्हें उस इमोशन में पूरी तरह डूबने के बजाय उसके प्रति अवेयर होना था। यानी मैं एंग्री हूँ की जगह मेरे अंदर एंगर उठ रहा है, मैं डर हूँ की जगह मेरे अंदर फियर महसूस हो रहा है। धीरे धीरे सुनंदा जी ने नोटिस किया कि उनके रिएक्शंस की इंटेंसिटी कम होने लगी। इमोशन अभी भी आता था, लेकिन अब वो ऑटोमेटिकली उसी इमोशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करती थी। उनके और उनके इमोशनल रिएक्शन के बीच एक छोटा सा स्पेस बनने लगा था। और यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अवेयरनेस पेन को तुरंत मिटा नहीं देती, लेकिन वो आपको पेन के साथ ब्लाइंडली रिएक्ट करने से रोक सकती है। जब आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर आपकी अनकॉन्शियस पकड़ कमज़ोर होने लगती है। यानी दर्द का आना हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उस दर्द के साथ आपकी अवेयरनेस आपको एक नया चॉइस दे सकती है, रिएक्ट करना या उसे देखना। तीसरा चैप्टर टाइम के इल्यूजन पर फोकस करता है।
एकहार्ट टोले के अनुसार हमें टाइम के दो अलग अलग रूपों को समझना ज़रूरी है। एक है प्रैक्टिकल टाइम, जिसका इस्तेमाल हम अपॉइंटमेंट्स, काम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मैनेज करने के लिए करते हैं। और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम, यानी हमारा बार बार पास्ट में जाकर रिग्रेट करना और फ्यूचर में जाकर चिंता करना। टोल के अनुसार यही साइकोलॉजिकल टाइम हमारे बहुत सारे स्ट्रेस और मेंटल सफरिंग की जड़ बन जाता है। सोचिए, पास्ट में जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, फिर भी हमारा माइंड बार बार उसी सीन को रिप्ले करता रहता है। काश मैंने उस दिन ऐसा किया होता, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैंने वो डिसीजन अलग लिया होता तो। दूसरी तरफ फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, लेकिन हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर पहले से ही डरने लगते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो आगे क्या होगा। इस तरह हमारा शरीर प्रेजेंट मोमेंट में होता है, लेकिन हमारा माइंड लगातार किसी और समय में जी रहा होता है। टोले का पॉइंट ये नहीं है कि पास्ट से सीखना या फ्यूचर की प्लानिंग करना गलत है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा माइंड प्रेजेंट को छोड़कर साइकोलॉजिकल टाइम में रहने लगता है, क्योंकि वास्तव में आपके पास जीने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही मोमेंट होता है, नाउ। इसे समझने के लिए वियतनामीज बुद्धिस्ट मंक थिच नट हान की माइंडफुलनेस टीचिंग्स को देख सकते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को वॉकिंग मेडिटेशन सिखाते थे, जिसमें चलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का माध्यम नहीं होता था। हर कदम को पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस किया जाता था। पैर जमीन को कैसे छू रहा है, शरीर कैसे मूव कर रहा है, सांस कैसे चल रही है, ध्यान पूरी तरह उसी मोमेंट में रहता है। उनकी टीचिंग का एसेंस एक बेहद खूबसूरत इमेज में दिखाई देता है। वॉक एज इफ यू आर किसिंग द अर्थ विथ योर फीट, यानी ऐसे चलो जैसे तुम्हारे पैर धरती को छू नहीं रहे, बल्कि उसे प्यार से किस कर रहे हो। सोचिए, अगर आप सच में हर कदम को इतने ध्यान से महसूस करें, तो उस मोमेंट में आपका माइंड कहाँ होगा? पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, वो उसी कदम के साथ होगा जो अभी उठ रहा है। और यही माइंडफुलनेस का असली पॉइंट है। प्रेजेंट मोमेंट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको पहुंचना है, आप पहले से ही उसमें हैं। समस्या सिर्फ इतनी है कि आपका माइंड अक्सर वहां मौजूद नहीं होता। इसलिए टोले के अनुसार जब आप धीरे धीरे साइकोलॉजिकल टाइम की पकड़ से बाहर आने लगते हैं और अपना ध्यान नाव में वापस लाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जिस पीस को आप फ्यूचर में खोज रहे थे, वो प्रेजेंट मोमेंट में पहले से मौजूद थी। क्योंकि जिंदगी हमेशा किसी आने वाले कल में नहीं जी जाती, जिंदगी सिर्फ इसी पल में जी जाती है, और यही पल हमेशा नाव है। अब इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। कुल्लू में रहने वाले एक बिजनेसमैन थे, हरीश जी। उनका माइंड लगभग हर समय किसी न किसी चीज में बिजी रहता था। कभी वो अगले क्वार्टर के टारगेट्स के बारे में सोच रहे होते, कभी पिछले महीने की किसी गलती को लेकर परेशान होते। काम खत्म होने के बाद भी उनका दिमाग काम से बाहर नहीं निकलता था। एक शाम वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। शरीर उनके बच्चों के पास था, लेकिन उनका माइंड फिर भी कहीं और था। कभी वो अगले दिन के काम के बारे में सोचते, कभी किसी पुराने डिसीजन को लेकर। तभी उनके छोटे बेटे ने उनकी तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। पापा, आप हमारे साथ हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं हैं। हरीश जी को एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ मौजूद नहीं थे, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को भी अपने थॉट्स में खो रहे थे। अगले दिन से उन्होंने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। हर शाम जब वो बच्चों के साथ खेलते, तो अपना फोन एक तरफ रख देते और जानबूझकर अपना ध्यान उसी मोमेंट पर लाते। बच्चों की बातें सुनते, उनके साथ खेलते और कोशिश करते कि उस समय उनका माइंड अगले क्वार्टर के टारगेट्स या पिछली मिस्टेक्स में न चला जाए। शुरुआत में ये आसान नहीं था, बार बार थॉट्स वापस आते, लेकिन जब भी उन्हें एहसास होता कि उनका माइंड कहीं और चला गया है, वो बिना खुद को ब्लेम किए अपना अटेंशन वापस बच्चों पर ले आते। कुछ हफ्तों बाद उनके बच्चों ने खुद एक बदलाव नोटिस किया। एक दिन उनके बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब आप ज्यादा मजेदार हैं। हरीश जी के लिए ये सिर्फ बच्चों की एक प्यारी सी बात नहीं थी। उन्हें समझ आया कि पहले भी वो अपने बच्चों के साथ थे, लेकिन अब पहली बार वो उनके साथ पूरी तरह प्रेजेंट थे। और यही प्रेजेंट मोमेंट की
असली पावर है। जिंदगी के सबसे वैल्यूबल मोमेंट्स अक्सर किसी बड़ी अचीवमेंट के बीच नहीं आते। वो उन छोटे छोटे पलों में होते हैं जिन्हें हम अक्सर अपने थॉट्स में खोकर मिस कर देते हैं। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम अपने लव्ड वंस के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनके साथ होते हुए भी अपने माइंड में कहीं और होते हैं। चौथा चैप्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है। अगर प्रेजेंट मोमेंट में ही शांति है तो हमारा माइंड बार बार उससे भागता क्यों है? टोल के अनुसार हमारा माइंड अक्सर जानबूझकर हमें नाव से दूर रखता है। कभी हम खुद को लगातार बिजी रखते हैं ताकि हमें अपने अंदर की बेचैनी महसूस ना करनी पड़े। कभी हम किसी आने वाले मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। जब ये काम हो जाएगा तब मैं रिलैक्स करूँगा, जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तब खुश रहूँगा, जब मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी तब मैं पीस महसूस करूँगा। और कभी हम बिना किसी ज़रूरत के लगातार सोचते रहते हैं, जैसे माइंड को हर मोमेंट में कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी हो। लेकिन इस पूरे पैटर्न में एक सब्टल प्रॉब्लम है। हम बार बार अपनी ज़िंदगी को अभी और बाद में डिवाइड कर देते हैं। हमें लगता है कि असली ज़िंदगी अभी शुरू नहीं हुई है। वो तब शुरू होगी जब कोई गोल अचीव होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी या कोई सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन जब वो मोमेंट आता है, माइंड तुरंत कोई नया टारगेट बना देता है और इस तरह हम पूरी ज़िंदगी उस अगले मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। इसे समझने के लिए इंडियन फिलॉसफर जे.ई. कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि हमारा माइंड लगातार कहीं और होने या कुछ और बनने की कोशिश करता रहता है। हम जो हैं उसे पूरी तरह देखने के बजाय हम लगातार सोचते रहते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, और यही कांस्टेंट मूवमेंट हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है। उनकी एक महत्वपूर्ण टीचिंग थी फ्रीडम फ्रॉम द नोन। इसका मतलब सिर्फ पुरानी चीज़ों को भूल जाना नहीं है। इसका डीपर मीनिंग है अपने पुराने मेंटल पैटर्न्स, बिलीफ्स और कंडीशनिंग को पहचानना, ताकि हम हर सिचुएशन को सिर्फ अपनी पुरानी मेमोरीज और असम्पशंस के थ्रू देखने के बजाय फ्रेश तरीके से देख सकें। क्योंकि कई बार हम सामने मौजूद इंसान या सिचुएशन को वास्तव में देखते ही नहीं, हम उसे अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर देखते हैं। अगर किसी ने पहले हमें हर्ट किया है तो अगली बार उसकी एक छोटी सी बात भी हमें वही पुराना इमोशन महसूस करा सकती है। माइंड तुरंत कहता है मैं जानता हूँ ये कैसा है, और उसी मोमेंट क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड की इस ऑटोमेटिक टेंडेंसी को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो एक नया पॉसिबिलिटी खुलता है। आप किसी सिचुएशन को बिना तुरंत लेबल लगाए देख सकते हैं, बिना ये तय किए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। आप बस देखते हैं जो अभी हो रहा है, और शायद यही प्रेजेंट में जीने की असली शुरुआत है। नाव में आने के लिए आपको अपने थॉट्स को खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका माइंड आपको नाव से बाहर कहाँ ले जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका फ़ोन, आपका काम या दुनिया नहीं है। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका अपना माइंड हो। अब इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। कोल्लम में रहने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट थी अनु। अनु की एक आदत थी जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगी थी। वो हमेशा सोचती रहती, जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगी। फिर कभी उसका ध्यान अपने वेट पर जाता और वो सोचती, जब मेरा वेट कम हो जाएगा तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी। उसकी खुशी हमेशा किसी फ्यूचर कंडीशन से जुड़ी हुई थी। आज चाहे कितना भी अच्छा दिन हो, उसके माइंड में एक ही थॉट चलता रहता, अभी नहीं, बाद में। उसे लगता था कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ है जिसे उसे पहले अचीव करना है और उसके बाद वो उसे एंजॉय कर पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर बार जब कोई गोल पूरा होने के करीब आता, उसका माइंड तुरंत एक नया गोल बना देता। अच्छी जॉब के बाद बेहतर सैलरी, फिर प्रमोशन, फिर कोई और अचीवमेंट। वेट कम होने के बाद अपीयरेंस को लेकर कोई दूसरी चिंता। यानी जिस फ्यूचर मोमेंट का वो इंतज़ार कर रही थी, वो आते ही एक नए फ्यूचर में बदल जाता। एक काउंसलर ने उसे इस पैटर्न को पहचानने में मदद की। उन्होंने कहा कि वेटिंग की आदत का कोई नेचुरल एंड नहीं होता।
अगर आपकी हैप्पीनेस हमेशा किसी आने वाली कंडीशन पर डिपेंड करती है तो आपका माइंड हमेशा कहेगा बस ये हो जाए, फिर मैं खुश रहूंगा। इसके बाद अनु ने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन वो कुछ समय कॉन्शियसली प्रेजेंट मोमेंट में बिताती और खुद से पूछती, क्या अभी इसी मोमेंट में कोई ऐसी छोटी चीज है जिसे मैं बिना किसी कंडीशन के अप्रिशिएट कर सकती हूँ। कभी वो अपने फेवरेट सॉन्ग को बिना फोन स्क्रॉल किए सुनती, कभी शाम की हवा को महसूस करती, कभी दोस्तों के साथ बैठकर सिर्फ उस कन्वर्सेशन में प्रेजेंट रहने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हैप्पीनेस हमेशा किसी बड़े अचीवमेंट के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। उसकी जिंदगी में गोल्स अभी भी थे, वो अच्छी जॉब भी चाहती थी और अपने हेल्थ गोल्स पर भी काम कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी पूरी खुशी उन गोल्स के पूरा होने पर डिपेंडेंट नहीं थी। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। फ्यूचर के लिए काम करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को फ्यूचर में पोस्टपोन कर देना एक ट्रैप हो सकता है। क्योंकि अगर आप हमेशा कहते रहेंगे जब ये हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, तो शायद वो जब कभी खत्म ही ना हो। क्योंकि जिंदगी जिस मोमेंट में हो रही है वो हमेशा नाउ है। 5वां चैप्टर बताता है कि प्रेजेंस की स्टेट में कैसे आया जाए। टॉले के अनुसार प्रेजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको कहीं जाकर हासिल करना है। ये पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। बस माइंड का लगातार चलता हुआ शोर इतना ज्यादा होता है कि हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। इसलिए प्रेजेंस में आने का मतलब कोई नया अनुभव पैदा करना नहीं, बल्कि कुछ पल के लिए माइंड के शोर से पीछे हटकर जो अभी मौजूद है उसे महसूस करना है। इसे समझने के लिए गौतम बुद्धा की एनलाइटनमेंट की स्टोरी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बुद्धा ने सालों तक कठोर तपस्या और सेल्फ डाइनियल के जरिए एनलाइटनमेंट पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी। आखिरकार बोधि ट्री के नीचे उन्होंने अपनी लगातार कोशिश और स्ट्रगल को छोड़ दिया और बस पूरी तरह प्रेजेंट होकर बैठ गए। और यहीं एक बड़ा शिफ्ट हुआ। एनलाइटनमेंट किसी नई चीज को पाने से नहीं आया, बल्कि उस लगातार कोशिश को छोड़ने से आया जो उन्हें उस मोमेंट से दूर रख रही थी। यही प्रेजेंस का एसेंस है। हर समय कुछ पाने, बनने या बदलने की कोशिश करने के बजाय कुछ पल के लिए बस उस चीज को देखना और महसूस करना जो अभी है। क्योंकि कई बार हमें शांति पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हम शांति के रास्ते में आना बंद कर दें। अब इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। विजयवाड़ा में रहने वाला एक यंग एग्जीक्यूटिव था, राजेश। वो इनर पीस पाने के लिए दर्जनों मेडिटेशन ऐप्स, बुक्स और वर्कशॉप्स ट्राई कर चुका था, लेकिन हर बार उसका फोकस यही रहता कि उसे जल्दी से जल्दी शांति पानी है। एक रिट्रीट में एक टीचर ने उससे कहा, तुम शांति पाने की कोशिश करना बंद करो, बस कुछ मिनट बिना कुछ अचीव करने की कोशिश किए यहां बैठो। राजेश ने पहली बार बिना किसी गोल के बस बैठने की कोशिश की। शुरुआत में माइंड भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान शांत होने लगा और कुछ देर बाद उसने एक ऐसी गहरी शांति महसूस की जिसे वो अपनी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद पहले महसूस नहीं कर पाया था। उसे समझ आया कि शायद प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसके पास पीस नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे लगातार पाने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी प्रेजेंस पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस कुछ देर के लिए करना बंद करना पड़ता है। 6वां चैप्टर बताता है कि बॉडी के जरिए प्रेजेंस में कैसे आया जा सकता है। टॉले के अनुसार जब आप अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सब्टल सेंसेशंस और इनर एनर्जी को महसूस करना शुरू करते हैं तो आपका अटेंशन थॉट्स से हटकर सीधे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। इसके लिए आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी को अंदर से महसूस करना है। इसे समझने के लिए योगा गुरु BKS इयंगार की टीचिंग्स को देखा जा सकता है। उनके लिए योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं था, बल्कि बॉडी के हर हिस्से में अवेयरनेस लाने की प्रैक्टिस था। जब आप अपने शरीर की मूवमेंट, ब्रीदिंग और सेंसेशंस को पूरी तरह महसूस करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे थॉट्स के शोर से बाहर आने लगता है। आप अभी भी इसे आसानी से ट्राई कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान हाथों पर ले जाएं। उन्हें हिलाए बिना बस महसूस करें। हथेलियों में वार्मथ, हल्की टिंगलिंग या कोई भी सेंसेशन। धीरे धीरे यही अवेयरनेस पूरे शरीर में फैलाएं। कुछ ही मोमेंट्स में आपको नोटिस होगा कि आपका ध्यान पास्ट या फ्यूचर से हटकर अभी
इसी शरीर और इसी पल में आ गया है। यही बॉडी अवेयरनेस की पावर है। जब माइंड बहुत ज़्यादा नॉइजी हो तो प्रेजेंट मोमेंट में लौटने का रास्ता आपके अपने शरीर के अंदर मौजूद है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। रूरकेला में रहने वाला एक इंजीनियर था, दीपांकर। वो हर समय ओवरथिंकिंग करता रहता था। यहाँ तक कि मीटिंग्स के दौरान भी उसका शरीर वहाँ होता, लेकिन उसका माइंड कहीं और भाग रहा होता। एक थेरेपिस्ट ने उसे एक सिंपल एक्सरसाइज सिखाई। जब भी उसका माइंड भटकने लगे, वो अपना ध्यान हाथों या पैरों पर ले जाकर वहाँ मौजूद हल्की सी टिंगलिंग या इनर एनर्जी को महसूस करे, बिना उसे देखने या एनालाइज करने की कोशिश की। शुरुआत में ये मुश्किल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद दीपांकर ने एक इंटरेस्टिंग बदलाव नोटिस किया। जब भी वो अपनी इनर बॉडी को महसूस करता, उसका माइंड कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो जाता और उसका अटेंशन वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता। उसे समझ आया कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए हमेशा अपने थॉट्स से लड़ना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपने थॉट्स से बाहर आने का सबसे आसान रास्ता अपने शरीर के अंदर जाना होता है। 7वां चैप्टर साइलेंस, स्पेस और स्टिलनेस को प्रेजेंस तक पहुंचने के अलग अलग पोर्टल्स की तरह समझाता है। टोले के अनुसार हम अक्सर सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो दिखाई या सुनाई देती है, लेकिन उसके पीछे मौजूद साइलेंस और स्पेस को नोटिस नहीं करते। जैसे दो थॉट्स के बीच का छोटा सा गैप या दो म्यूजिकल नोट्स के बीच की खामोशी। अगर आप उस साइलेंस को सच में महसूस करना शुरू करें तो आपका अटेंशन धीरे धीरे थॉट्स से हटकर एक डीपर स्टेट में जाने लगता है। इस आइडिया को समझने के लिए माइस्टर एकार्ट की टीचिंग्स इंटरेस्टिंग है। वो एक मेडिवल जर्मन मिस्टिक थे और उन्हीं के नाम से एकार्ट टोले ने अपना नाम प्रेरित किया। सदियों पहले माइस्टर एकार्ट भी इसी तरह के विचार की बात करते थे कि डिवाइन या इन्फिनिट को केवल वर्ड्स और थॉट्स के जरिए नहीं समझा जा सकता। कई बार उसे महसूस करने के लिए माइंड की उस साइलेंस में जाना पड़ता है जहां कुछ साबित करने या सोचने की जरूरत नहीं होती। उनकी एक प्रसिद्ध टीचिंग का एसेंस था कि क्रिएशन में डिवाइन के सबसे करीब जो चीज़ है वो स्टिलनेस है। इसे आप अभी भी नोटिस कर सकते हैं। कुछ पल के लिए शांत बैठिए और अपने थॉट्स को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस उनके बीच आने वाली छोटी सी साइलेंस को महसूस कीजिए। शायद शुरुआत में वो सिर्फ एक पल के लिए हो, लेकिन जैसे जैसे आपका अटेंशन उस साइलेंस पर जाता है, आपको महसूस होने लगता है कि खामोशी खाली नहीं है, उसमें भी एक प्रेजेंस है। और शायद यही इस चैप्टर का सबसे गहरा आइडिया है। कभी कभी जो सुनाई नहीं देता वही हमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट कर सकता है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। उदयपुर में रहने वाला एक म्यूजिशियन था, अर्नव। वो सालों से म्यूजिक कंपोज कर रहा था, लेकिन उसका पूरा फोकस नोट्स और मेलोडीज पर रहता था। एक दिन एक सीनियर कंपोजर ने उसे एक अनयूजुअल सलाह दी। अगली बार नोट्स पर नहीं, नोट्स के बीच की साइलेंस पर फोकस करना। अर्नव ने इसे अपने अगले कॉम्पोजिशन में ट्राई किया। उसने जानबूझकर ज्यादा पॉजेज और साइलेंस रखे। शुरुआत में उसे लगा कि शायद म्यूजिक खाली खाली लगेगा, लेकिन जब कॉम्पोजिशन पूरा हुआ तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा था। उसका वो अब तक का सबसे डीप और इमोशनल काम बन गया। अर्नव को समझ आया कि म्यूजिक सिर्फ उन नोट्स से नहीं बनता जो हम सुनते हैं। कई बार उन नोट्स के बीच की साइलेंस भी म्यूजिक का उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारे थॉट्स के बीच जो छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ साइलेंस आते हैं, उन्हें हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते, लेकिन शायद उसी साइलेंस में हमें पहली बार अपने माइंड के शोर से बाहर आने का मौका मिलता है। 8वां चैप्टर रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है। टोले के अनुसार कई रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हम अननोइंगली अपने पार्टनर से वो इमोशनल कंप्लीटनेस पाने की उम्मीद करने लगते हैं जो हमें अपने अंदर महसूस नहीं होती। इसलिए रिलेशनशिप धीरे धीरे लव से ज्यादा एक इमोशनल डिपेंडेंसी बन सकता है। तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं ठीक हूं। टोले के अनुसार एक कॉन्शियस या एनलाइटेंड रिलेशनशिप तब शुरू होता है जब दोनों लोग अपनी हैप्पीनेस और इनर पीस की पूरी जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डालते। तब रिलेशनशिप किसी कमी को भरने की जरूरत नहीं रहता, बल्कि दो लोगों की फ्री चॉइस बन जाता है। इसे समझने के लिए अमेरिकन स्पिरिचुअल टीचर बायरन केटी की टेक्निक द वर्क को देखा जा सकता है। जब भी पार्टनर के बारे में कोई जजमेंटल थॉट आए तो तुरंत उसे सच मानने के बजाय 4 सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये सच है?
क्या मैं पूरी सर्टेनिटी से जान सकता हूं कि यह सच है? इस थॉट के साथ मैं कैसे रिएक्ट करता हूं? और इस थॉट के बिना मैं कौन होता? मान लीजिए आपके माइंड में आता है, मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसे फैक्ट मानने के बजाय आप रुक कर इन सवालों को पूछते हैं। इससे आपका अटेंशन पार्टनर को बदलने से हटकर अपने थॉट और रिएक्शन को देखने पर आ जाता है। यही इस चैप्टर की कोर टीचिंग है। रिलेशनशिप में पीस तब शुरू होती है जब आप दूसरे इंसान को अपनी इनर हैप्पीनेस का सोर्स बनाने के बजाय अपने अंदर की अवेयरनेस को पहचानना शुरू करते हैं। क्योंकि किसी के साथ रहना प्यार हो सकता है, लेकिन किसी के बिना खुद को अधूरा समझना डिपेंडेंसी बन सकता है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्वालियर में रहने वाला एक कपल था, राहुल और मीता। दोनों एक दूसरे से अपनी अधूरी फीलिंग्स को भरने की उम्मीद रखते थे। जब भी उन्हें पार्टनर से वो अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रहे होते, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती और छोटी सी बात भी झगड़े में बदल जाती। एक काउंसलर ने उन्हें बायरन केटी की द वर्क टेक्निक के जरिए अपने थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस को ऑब्जर्व करना सिखाया। धीरे धीरे दोनों को समझ आने लगा कि उनकी परेशानी सिर्फ पार्टनर के बिहेवियर में नहीं थी, बल्कि उन एक्सपेक्टेशंस में भी थी जो उन्होंने रिलेशनशिप पर डाल रखी थी। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे से ये उम्मीद करना छोड़ दिया कि तुम मुझे पूरा करो। इसके बजाय उन्होंने अपने इनर पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू किया और एक दूसरे को किसी कमी को भरने के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी शर्त के साथ चलने के लिए चूज करना शुरू किया। और यहीं उनका रिलेशनशिप बदलने लगा। जब किसी इंसान की ज़रूरत कम होती है लेकिन उसकी प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तब रिलेशनशिप डिपेंडेंसी से निकलकर कॉन्शियस चॉइस बनना शुरू होता है। 9वां चैप्टर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के पीछे छिपी एक गहरी रियलिटी को समझाता है। टोले के अनुसार हैप्पीनेस अक्सर किसी कंडीशन पर डिपेंड करती है। कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश, कुछ बुरा हुआ तो अनहैप्पी। इसलिए दोनों ही टेम्परेरी हैं, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी डीपर पीस मौजूद हो सकती है जो किसी बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। इसे समझने के लिए दलाई लामा की लाइफ एक पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने अपना देश तिब्बत खो दिया और दशकों से एग्जाइल में रह रहे हैं। इतनी बड़ी पर्सनल और हिस्टोरिकल लॉस के बावजूद वो दुनिया भर में अपनी शांति, वार्मथ और कंपैशन के लिए जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी ये दिखाती है कि इनर पीस हमेशा बाहरी सर्कमस्टेंसेस की मोहताज नहीं होती। दलाई लामा ने कहा है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यानी हैप्पीनेस कोई बाहर से मिलने वाली तैयार चीज नहीं है। हमारे एक्शंस, एटीट्यूड और इनर स्टेट भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुख या मुश्किलें महसूस नहीं होंगी। लॉस होगा तो दर्द होगा, फेलियर होगा तो डिसअपॉइंटमेंट आएगी, लेकिन इन टेम्पररी इमोशंस के पीछे एक ऐसी अवेयरनेस हो सकती है जो इन सबको ऑब्जर्व करती है और खुद इनसे पूरी तरह टूटती नहीं। यही इस चैप्टर की सबसे गहरी बात है। खुशी को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो भी बदलती रहेगी। उसके पीछे मौजूद उस पीस को पहचानो जो कंडीशंस बदलने के बाद भी मौजूद रह सकती है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फरीदाबाद में रहने वाले चंद्रशेखर जी ने अपनी जिंदगी में कई बड़े लॉसेस देखे थे। बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद जो भी उनसे मिलता, उसे उनके अंदर एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती। एक दिन उनके एक यंग रिश्तेदार ने उनसे पूछा, आपने इतना कुछ खो दिया, फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? चंद्रशेखर जी मुस्कुराए और बोले, मैंने खुशी ढूंढना बंद कर दिया और शांति को अपने अंदर ढूंढना सीख लिया। खुशी आती जाती रहती है, लेकिन शांति हमेशा वहीं होती है अगर तुम उसे देखना सीख जाओ। शायद यही इस चैप्टर की सबसे गहरी बात है। खुशी परिस्थितियों के साथ बदल सकती है, लेकिन इनर पीस किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। जब हम खुशी को पकड़ने के बजाय अपने अंदर मौजूद अवेयरनेस और स्टिलनेस को पहचानना शुरू करते हैं, तो जिंदगी में मुश्किलें होने के बावजूद एक डीपर पीस बनी रह सकती है। आखिरी 10वां चैप्टर सरेंडर के असली मीनिंग को समझाता है। टॉले के अनुसार सरेंडर का मतलब हार मान लेना या कोशिश करना छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है इस मोमेंट में जो रियलिटी है उसे बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करना, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो।
इसे समझने के लिए स्विस अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस के वर्क को देख सकते हैं। उन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को समझने में पायनियरिंग वर्क किया। डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और आखिर में एक्सेप्टेंस। जब हम किसी पेनफुल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमारा माइंड बार बार उसी से लड़ता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, काश चीज़ें अलग होती। लेकिन रियलिटी हमारी रेजिस्टेंस से बदलती नहीं, उल्टा हमारा सफरिंग और बढ़ सकता है। कुबलर रोस की फ्रेमवर्क में एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें दर्द अच्छा लगने लगे या हम सिचुएशन को सही मान लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम आखिरकार ये मान लेते हैं, हाँ अभी रियलिटी यही है, और यहीं से रेजिस्टेंस कम होना शुरू होता है। जब हम रियलिटी से लड़ना बंद करते हैं तो हमारी एनर्जी उसे डिनाई करने में नहीं बल्कि उसके साथ आगे बढ़ने में लग सकती है। यही सरेंडर का एसेंस है, हार मानना नहीं, रियलिटी के साथ लड़ना बंद करना। क्योंकि कई बार जिंदगी को बदलने से पहले हमें पहले उस पल को एक्सेप्ट करना पड़ता है जिसमें हम खड़े हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। कटक में रहने वाली प्रीति जी को कुछ साल पहले एक बड़े बिजनेस डील में भारी नुकसान हुआ था। महीनों तक वो उसी नुकसान को लेकर गुस्से और रिग्रेट में जीती रही। उनके माइंड में बार बार एक ही थॉट आता, अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ नुकसान नहीं था, उनकी सबसे बड़ी परेशानी उस रियलिटी को एक्सेप्ट न कर पाना थी जिसे वो बदल नहीं सकती थी। उनका माइंड बार बार पास्ट में जाकर उसी घटना को दोहराता रहता और यही रेजिस्टेंस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। एक दिन उन्होंने पावर ऑफ नाउ पढ़ी और पहली बार अपने नुकसान को बिना उससे लड़ने की कोशिश की एक्सेप्ट किया। उन्होंने खुद से कहा, हाँ ये हुआ, मैं इसे बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अभी इस पल से आगे बढ़ सकती हूँ। इस एक्सेप्टेंस के बाद धीरे धीरे उनका फोकस पास्ट से हटकर प्रेजेंट पर आने लगा। उन्होंने अपने नए बिजनेस आइडिया पर फिर से काम शुरू किया और इस बार वो पुराने रिग्रेट का बोझ साथ लेकर नहीं चल रही थी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पास्ट को बदलना जरूरी नहीं होता, बस उसे एक्सेप्ट करके उससे अपनी लड़ाई खत्म करनी होती है। अगर इस पूरी बुक को एक वाक्य में समेटना हो तो वो कुछ यूं होगा, आपका ज्यादातर दुख पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता से पैदा होता है, लेकिन जब आप पूरी तरह इस पल में लौट आते हैं तो दुख की पकड़ कमजोर होने लगती है। इस बुक ने हमें सिखाया कि हम अपने थॉट्स नहीं बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करने वाली अवेयरनेस है। पास्ट का इमोशनल पेन हमें कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करके उसकी पकड़ कमजोर की जा सकती है। साइकोलॉजिकल टाइम हमें नाव से दूर रखता है, जबकि प्रेजेंस हमें इसी पल में वापस लाती है। बॉडी अवेयरनेस, साइलेंस, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स और सरेंडर, ये सभी हमें उसी प्रेजेंस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। तो अगली बार जब आपका माइंड पास्ट में जाए या फ्यूचर की चिंता करने लगे, बस रुकिए और नोटिस कीजिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए और कुछ पल के लिए सिर्फ इसी मोमेंट में रहिए, क्योंकि पास्ट अब सिर्फ एक मेमोरी है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। आपके पास जीने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही पल है, नाउ, और शायद यही है द पावर ऑफ नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही डीप और लाइफ चेंजिंग बुक्स की स्टोरीज आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए इन 10 चैप्टर्स में से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल लगा। अगर आपने अभी तक द लर्निंग चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली बुक समरी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बुक में।